हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील यादव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। तो आइए चलिए हम लोग बहुत ही मज़ेदार से टॉपिक डिस्कस करते हैं फिजिक्स में क्लास 10th का। और वो है कि जो लाइट चैप्टर है हमारा, उसको हम लोग कंप्लीट 30 मिनट्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली पूरे चैप्टर का थ्योरी पार्ट हम कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने वन शॉट कर रखा है, लगभग 2.5 घंटे का लेक्चर है। पूरा चैप्टर 2.5 घंटे में खत्म किया है, 2.5 आवर्स में। उसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है अलॉन्ग विद सम न्यूमेरिकल्स। एंड इसके पहले हम लोगों ने क्या कर रखा है, पूरे चैप्टर का लगभग 16 वीडियोस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कशन हुआ है। तो आप चाहें तो जिस तरीके की आपको नीड हो वहां पे आप जा सकते हैं। आज हम लोग जो है वो 30 मिनट्स के अंदर इसको खत्म करने वाले हैं, पूरे के पूरे लाइट चैप्टर को। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको समझिएगा, ठीक है बेटा। तो हम लोग अगर ये जानने की कोशिश करें व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होती है बेटा। तो लाइट तो हम लोग अपने आसपास देखते ही हैं, टॉर्च जलाते हो लाइट आती है, बल्ब जलाते हो लाइट आती है। लाइट की डेफिनेशन क्या लिखोगे अगर एग्जाम में आएगी तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन अराउंड अस। ठीक है, लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें सेंसेशन ऑफ विजन देता है, यानी देखने के काम में आती है। ठीक है, चीजों को देखने के काम में आती है। अब बात करते हैं कि लाइट जो है, देखो ये कोई बल्ब जलाया तुमने, बल्ब से क्या निकली, लाइट आई। और लाइट के आने से हमारे क्लासरूम की सारी चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। लाइट कुछ इस तरीके से आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट होकर के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी जाती है। और रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट हमारे सिलेबस के हिसाब से डिस्कस करना है। ठीक है, हालांकि लाइट का करोपात भी होता है, मगर हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मीनिंग क्या है जरा ये समझिएगा। ठीक है, देखो लाइट को लेकर के कि लाइट किस चीज से मिलकर के बनी हुई है, शुरू में साइंटिस्ट लोगों के पास अलग अलग थ्योरी निकल करके आई थी। ठीक है, सबसे पहले न्यूटन ने बताया था कि लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से, वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। और लाइट का पाथ जब स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते हुए हम लाइट को डिस्कस करते हैं, उसी को रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, बाकी बाद में भी थ्योरीज आई थी, जैसे हाइगेंस वेव थ्योरी आई थी, लाइट को वेव कंसीडर किया गया। फिर आइंस्टाइन की ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट भी कंसीडर की गई। तो कहने का मतलब अपना जो सिलेबस होता है वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के हिसाब से बातचीत करता है, यानी इसमें लाइट का पाथ ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो, अच्छा हमको डेली टू डेली लाइफ में दिखता भी यही है। ठीक है, जनरल अगर बहुत सिंपल वे में बात करें तो अक्सर लाइट का पाथ अपने लोगों को कैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन। बट बेटा ये पूरी तरीके से सही नहीं है, लाइट का पाथ कर्व भी होता है। अपना सिलेबस रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन की ही बातचीत करता है। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट में हम लोगों को लाइट का पाथ कैसा लेकर के चलना है, स्ट्रेट लाइन लेकर के चलना है। अब अपने सिलेबस में पहली जो टॉपिक आती है बेटा वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, किसी भी सरफेस पे लाइट पड़ी, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, कोई मिरर है, कोई भी प्लेन सरफेस हो सकता है, स्मूथ शाइनिंग सरफेस, उस पे अगर कोई लाइट की रे ऐसे पड़ी तो इसे बोलते हैं अपन लोग इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट पीक्यू। अब ये लाइट पड़ने के बाद कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। ये लाइट ऐसे गई, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहां इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी बेसिकली बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। किसी भी सरफेस पे लाइट गिरे और वहां से टकरा के वापस आ जाए, उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो लाइट जब गिरती है तो इसमें कुछ लॉज काम करते हैं, जिन्हें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है, उनको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सरफेस है जहां लाइट गिरी वहां पे एक 90 डिग्री बनाते हुए लाइन खींचनी है। इसे अपन लोग बोलते हैं नॉर्मल, सरफेस का नॉर्मल। नॉर्मल से इंसिडेंट लाइट का जो एंगल होता है बेटा उसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल से, ये देखो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड लाइट का जो एंगल होगा इसे कहेंगे अपन लोग रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होते हैं, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जब भी रिफ्लेक्शन होगा, कभी भी किसी भी तरह का सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, कर्व सरफेस हो, किसी भी तरह का सरफेस हो, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमेशा ये एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, बराबर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइट और नॉर्मल के बीच का ये एंगल कंसीडर किए जाते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको लिखने कैसे एग्जाम में, वो हम लोग जो है वो समझ लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किस तरीके से हमें एग्जाम में लिखने हैं। देखिए, सबसे पहली बात, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ क्या है बेटा कि ये वाली लाइन यानी इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सबको पता होगा, ये हमने लिख रखा है तुम्हारे लिए, तुम इसको देख सकते हो। अब देखो होता क्या है, इमेज की खेल है पूरी, है ना। हम लोगों को इमेज वगैरह के बारे में डिस्कशन करना होता है। इमेज हम सबने देख रखी है, प्लेन मिरर के सामने हम लोग हर दिन जब खड़े होते हैं तो सामने अंदर जो नजर आ रही है वो क्या, अपनी इमेज है। इमेज दो तरह की होती है, रियल इमेज भी होती है, वर्चुअल इमेज भी होती है, दोनों को समझ लीजिए। वर्चुअल इमेज खासतौर से एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। जैसे ये देखो, ये कोई प्लेन मिरर है, इसमें सामने कोई जेंटलमैन खड़ा है, कोई भी इंसान खड़ा है, तो इसकी इमेज यहाँ पे अंदर जो नजर आ रही है, यहाँ वास्तविक में कुछ भी नहीं है, वास्तविकता में कुछ भी नहीं है, फिर भी एक इमेज नजर आ रही है, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, वर्चुअल इमेज।
वर्चुअल इमेज। बट रियल इमेजेस भी बनती हैं, जैसे प्रोजेक्टर से किसी स्क्रीन पे जब लाइट मारी जाती है वहां पे भी इमेज ही बन रही होती है, बट क्योंकि लाइट का रियल इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे जाकर के, प्रोजेक्टर से लाइट निकली वहां पे जाकर के रियल इंटरसेक्शन हुआ, तो इसलिए यहां जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो है रियल इमेज, रियल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज कैसे बनती है? बाय द वर्चुअल इंटरसेक्शन। वर्चुअल का मतलब जो रियल ना हो, ठीक है, वर्चुअल का मतलब जो रियल ना हो, यानी कि लाइट रेज को एक्सटेंड करा करके हम इमेज वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे इमेज की जो डेफिनेशन होती है, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज फॉर्म्स इमेज, चाहे वो रियल इंटरसेक्शन हो या वर्चुअल इंटरसेक्शन हो। किसी सरफेस पे लाइट पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई या रिफ्रैक्ट हुई, आगे हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे जब क्रॉस कर जाती है लाइट। रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होने के बाद जो लाइट रेज हैं कहां जाकर के इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पे इमेज बनती है। अगर वो रियल इंटरसेक्शन है तो रियल इमेज बनती है, वर्चुअल इंटरसेक्शन है तो वर्चुअल इमेज बनती है। फाइन, यहां पे प्लेन मिरर के अंदर वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है लाइट रेज का, आगे हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। और यहां पे रियल लाइट रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए वो क्या है? रियल लाइट रेज। वर्चुअल इमेज अगर आपके एग्जाम में लिखने के लिए आए तो आपको ध्यान से लिखिएगा, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ये जो वर्चुअल इमेज है बेटा, इसे तुम टच नहीं कर सकते। यहां अगर तुम कोई स्क्रीन लगाओगे तो तुम्हें उस स्क्रीन पे कुछ भी नजर आने वाला नहीं है, ये सिर्फ मिरर के अंदर तुमको एक एहसास है जो दिखाई देता है, जबकि यहां पे स्क्रीन लगाते हो तो स्क्रीन पे इमेज हमको नजर आती है। तो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, जबकि रियल इमेज जो होती है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड की जा सकती हैं। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आए तो आपको ये वाली लाइन लिखनी है कि वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। अब देखो क्या है कि प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनती हैं, वैसे जब तुम क्लास 12th में जाओगे तो यहाँ पे कंप्लीट रे डायग्राम और तमाम सारी कैलकुलेशंस होती हैं जो हम लोग करते हैं। यहाँ पे 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज आनी चाहिए। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो बेटा ये होती है, इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इरेक्ट होती है, जैसे मतलब इरेक्ट का मतलब कुछ इस तरीके से, देखिए जैसे ये छोटू जो है वो मिरर के सामने खड़ा है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इसकी इमेज नजर आ रही है। इसका सर रियल में ऊपर यहां पे भी है, यहां पे भी ऊपर है, दैट मींस कि इरेक्ट इमेज बनी हुई है और सेम साइज की बनी हुई है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इरेक्ट एंड सेम साइज की इमेज बनती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिएगा, इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर होती है, इमेज भी मिरर के अंदर उतना ही दूर नजर आती है। यानी मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी, ये ऑब्जेक्ट की दूरी, मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी और मिरर से इमेज की दूरी बराबर होती है। आपने मिरर के सामने जब कभी भी खड़ा हुआ होगा तो एहसास किए होंगे, आगे चलो तो मिरर इमेज भी आगे आती है, पीछे जाओ तो इमेज भी क्या होती है? पीछे जाती है। लगता है मानो सेम डिस्टेंस पे ही होती है, तो सेम डिस्टेंस पे होती है। मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस क्या होती है बेटा? सेम होती है। नंबर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इमेज इन अ मिरर, प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखना। देखो यहां पे ये बंदा अगर अपना राइट हैंड रेज करता है तो इमेज लगता है मानो लेफ्ट हैंड रेज करती है, राइट? इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। लेफ्ट का राइट दिखना, राइट का लेफ्ट दिखना, इसको क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन। तो इमेज जो प्लेन मिरर में बनती है उसकी ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब यहां पे 3 बातें हैं, जरा देख लीजिएगा। इस तरह से कहीं पे भी रेज अगर आ रही है लाइट की तो उन्हें बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इस तरीके से अगर एक पॉइंट से लाइट रेज बाहर निकल रही है ऐसे, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और अगर एक ही पॉइंट पे लाइट रेज आकर के मिल रही हैं तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्ज होना, एक ही पॉइंट पे आकर के मिल जाना, तो 3 तरह की बीम ऑफ लाइट होती है। अब स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं। प्लेन मिरर में हमें इतना आना चाहिए। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं भाई? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। कैसे बनता है? कोई भी आपने एक हॉलो स्फीयर लिया, हॉलो स्फीयर को ऐसे साइड से कट कर लिया, ऐसे कट किया, कट करने के बाद ये जो पोर्शन बाहर निकला इसको आपने पॉलिश मार लिया, ये बन के तैयार हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। जिधर इधर से लाइट पड़ेगी उधर से तुमने ओपेक बना दिया, इधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट इधर से पड़ेगी, तो लाइट जो इधर से पड़ती है ये इधर से कैसा दिख रहा है? कॉन्वेक्स, बाहर निकला हुआ, कॉन्वेक्स। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, अगर उस साइड से कट मार करके बाहर से पॉलिश मार दो और इतने पोर्शन को देखो तो जिधर से लाइट जाएगी ये केव जैसे दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो सामने की रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, पीछे की ओपेक सरफेस होती है, वहां पे भी आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओपेक सरफेस। अब लाइट रेज जब इस पे पड़ती है तो जो पीछे तुमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस पढ़े हैं उन्हीं के हिसाब से तुम इस बात को प्रूव कर सकते हो। लाइट ऐसे पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाती है, कुछ इस तरीके से फैलती हुई चली जाती है, यानी डाइवर्ज होते हुए चली जाती है। डाइवर्ज हो रहा है ना, ये लाइट रेज क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये क्या करेगा? लाइट रेज को एक पॉइंट पे ऐसे देखो केव जैसे मिला देगा, तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। कॉनकेव मिरर कैसा कहलाता है बेटा? कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। अब कुछ कॉमन टर्म्स है, आप इनको समझ लीजिए।
हम लोगों ने एक स्फीयर लिया जिससे कि मिरर बनाने की कोशिश करी, तो इस स्फीयर का एक सेंटर रहा होगा, इस स्फीयर का एक सेंटर रहा होगा, यहीं से हमने दोनों मिरर बनाए, ये रहा सेंटर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी को बोला जाता है इन मिरर्स का, ये जो मिरर्स हैं इनका इन्हें क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन मिरर्स का ये जो बीच वाला जो पॉइंट होता है बेटा, इसे क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है। और अगर एक लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दीजिए तो इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको आना चाहिए। अब जो है हम लोगों ने इन्हीं पॉइंट्स को तुम्हारे सामने नोट कर रखा है, तुम देख सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन हमने लिख दिया तुम्हारे लिए, इसको पढ़ सकते हो। पोल की डेफिनेशन लिख दिया, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और एक होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, पोल से सेंटर की दूरी, जो पोल है और जो सेंटर है इनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अक्सर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रे डायग्राम से रिलेटेड कि रे डायग्राम देखो बेटा, बहुत ही फास्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं तुमको, केवल इंपॉर्टेंट बात नहीं बता रहा हूं, इधर उधर की कोई बात नहीं हो रही। जिसको बहुत ज्यादा डिटेल में सीखना है, हमारे पास और भी जो लेक्चर्स हैं उनके थ्रू जा सकता है, वन शॉट के थ्रू जा सकता है। बहुत डिटेल में चाहिए तो आप एक्सटेंडेड जो लेक्चर्स हैं हमारे, लगभग 16 या 18 लेक्चर्स हैं आई थिंक इस चैप्टर में, तो आप उनके थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। एक साथ अगर हम सबको सारे रूल्स को देखने की कोशिश करें, टोटल 4 बातें होती हैं। 4 बातें क्या है, कोई भी मिरर है तो मिरर का ये क्या कहलाता है बेटा, पोल। ये क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ये मिरर है तो ये स्फीयर था ऐसे, उस स्फीयर का सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस। तो ये हो गया फोकस, ठीक है। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे अगर तुम रखोगे सामने, मिरर के सामने, ये ऑब्जेक्ट है कोई AB, तो ध्यान देने की बात यह है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, तो बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर के जाती है। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे होकर के जाएगी, फोकस से। कैसे तो इसके पीछे वही एंगल I बराबर एंगल R वाली कहानी जो है वो रोल प्ले करती है, बट वो हम तुमको समझाने लेंगे, लेक्चर हमारा लेंदी हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, डिटेल एक्सप्लेनेशन जब भी मैंने कर रखा है तो उसमें ये सारी वजहें बता रखा है, आप उसको एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। यहां आपको डायरेक्टली ये पता होना चाहिए, पैरेलल रेज जाती है तो कहां से होकर के जाती है बेटा, फोकस से होकर के जाती है। इस चीज को ध्यान में रखना। ये हो गया पहला रूल रे डायग्राम बनाने का। दूसरा रूल समझिएगा कि अगर इंसिडेंट लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी, वो रिटर्न अपने सेम पाथ को फॉलो करेगी, यानी सेम तरीके से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सरफेस पे नॉर्मली गिरती है, 0 डिग्री का इंसिडेंट एंगल होगा, 0 डिग्री का रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। ये कम समझ में आया होगा, आप मेरी बात को दोबारा रिकॉल करके सुनिए, समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। अब सुनिए, इंसिडेंट रे अगर मान लो फोकस से होकर के जा रही है तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से आप अगर यहां से डालोगे ऐसे होकर के जाएगी, यानी ये पैरेलल टू क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी। ये दोनों बातें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता है कि लाइट रे के पाथ को अगर मैं जस्ट रिवर्स कर दूं तो अपने सेम पाथ को रिपीट करते हुए वो वापस चली जाती है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया कि फोकस से आने वाली लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। अब अगली बात करते हैं कि अगर हमारे पास पोल पे कोई लाइट गिरती है तो वो क्या होता है, जितने एंगल पे गिरती है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाती है। तो ये हो गए टोटल 4 बातें। इन्हीं 4 बातों का इस्तेमाल करके और हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। तो आइए बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर की, किस तरीके से इमेज बनती है। तो बेटा सबसे पहली बात, टोटल 6 केसेस बनती हैं। अगर हम लोग बात करें कि कोई कॉनकेव मिरर के सामने इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया लाइक दिस, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, कोई ऑब्जेक्ट है जो वहां से काफी ज्यादा दूर है, तो ऑब्जेक्ट के इमेज को अगर आपको फॉर्म करना है तो यहां से लाइट रेज आएंगी मिरर पे, राइट। ये दोनों की दोनों लाइट रेज कहां से जा रही हैं, ए पॉइंट से जा रही हैं या बी पॉइंट से जा रही हैं। बात समझ में आई? तो यहां पे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो दूर से आने वाली लाइट रेज एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल। तो ये लाइट रेज जो पैरेलली जा रही हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सबको पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के जाएंगी, यानी यहां पे फोकस पे इमेज बनने वाली है, ठीक है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगी तो इमेज कहां बनेगी बेटा, फोकस पे। साइज क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड, कितना छोटी, राइट। ए पॉइंट की इमेज भी लगभग वहीं बन रही है, बी पॉइंट की इमेज भी लगभग वहीं बन रही है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड भी बनेगी, रियल तो होगी क्योंकि रियल इंटरसेक्शन हुआ, लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के आई और रियल इंटरसेक्शन हुआ, इसलिए रियल इमेज है। इन्वर्टेड भी है, इन्वर्टेड का मतलब है कि यहाँ ए और बी अपने ओरिएंटेशन को पलट चुके होंगे, ए की इमेज नीचे बनेगी, बी की इमेज ऊपर बनेगी। अगले से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगली बात ये है कि अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है बेटा, अगर फोकस पे आ जाए, ठीक है, ये रहा फोकस, तो फोकस पे आने के बाद इमेज कहां पे बनेगी, तो देखो ना, यहां से रेज तुम निकालो, तो यहां से एक रेज गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी।
दूसरी लाइट रे अगर तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाओ, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये लाइट रे जो ऐसे आई वो कैसे आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के कैसे जाएगी, सेम तरीके से जाएगी। तो ये लाइट ऐसे जा रही है, ये लाइट ऐसे जा रही है, ये कहाँ मिलेंगी आगे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो चुकी हैं, तो इसलिए आगे कहीं नहीं मिलेंगी, पीछे भी कहीं नहीं मिलेंगी। दैट मीन्स की इमेज कहाँ बनेगी बेटा, इनफाइनाइट पे बनेगी। बात समझ में आई। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है, बहुत ही बड़ी बनेगी। और उसके बाद रियल इन्वर्टेड ये भी होगी, रियल इन्वर्टेड ये भी होगी। नंबर 3 पे आ जाइए। अगर बियॉन्ड सी कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, ये है सी के पहले कोई ऑब्जेक्ट अगर रखी हुई है, तो इस केस में आप लाइट रेज देखिए, पैरेलल लाइट रे ले जाइए, ऐसे फोकस से होकर के जाएगी। और अगर हम लोग दूसरी लाइट रे लेकर के जाए फोकस से, ये देखो, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, यानी ये दोनों लाइट रेज कहां मीट कर रही हैं, यहाँ पे, यानी ए पॉइंट की इमेज यहाँ पे बनेगी। तो इस तरीके से, और बी पॉइंट की इमेज कहां बनेगी, इसी लाइन पे बनेगी। तो हम देख सकते हैं कि इमेज यहां पे बन रही है, कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है, छोटी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है। ठीक है, तो ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी, डिमिनिश्ड एंड रियल इन्वर्टेड बनेगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी बन जाए तब क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में हो जाए, ठीक है, ये रहा हमारे पास ऑब्जेक्ट, एफ और सी के बीच में ये ऑब्जेक्ट हो गई, तो हम देख सकते हैं कि इमेज जो है वो कैसे बनेगी, पैरेलल रेज फोकस से होकर के गई, फोकस से होने वाली रेज पैरेलल हो जाएंगी, तो इमेज कहीं यहाँ पे सी के पीछे बनने वाली है, बड़ी बनने वाली है, रियल बनने वाली है, इन्वर्टेड बनने वाली है। तो ये सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी, बियॉन्ड सी, मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या मेरी बात आपको समझ में आई। अब जो है हम लोग अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा वो ये समझने की कोशिश करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वही हैं। अब जो है अगली बात को डिस्कस करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी ऑब्जेक्ट और थोड़ा आगे चली जाए, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, बिटवीन एफ एंड सी वाला डिस्कस कर लिया। अब हम लोग जो है वो थोड़ा ऑब्जेक्ट को और आगे कर लें, एट सी कर लें, ठीक है, एट सी। अगर हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो सी पर ही रख दी जाए, अगर हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो सी पर ही रख दिया जाए, ये हमारे पास सी है, ठीक है, ये सी जो लिखा है ना वास्तव में यहीं पे जगह नहीं थी इसलिए पीछे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होती है उतनी बड़ी इमेज होती है, इसलिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की साइज क्या हो जाती है बेटा, सेम हो जाती है। रेज डायग्राम वैसे ही बनानी है जो 4 हमने रे डायग्राम रेज बनाए थे, आपको बताए थे, उसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे ये इसकी पोजीशन और साइज के बारे में और नेचर के बारे में बातचीत होगी। अब बिटवीन पी एंड एफ, तो यहां पहली बार वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट रख दी जाएगी तो यहां पे पैरेलल रेज जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, सेंटर वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर के अपनी लाइट रेज को अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, पीछे ले जाओगे अब की बार तब जाकर के मिलेंगी। तो ये बात ध्यान रखना है कि जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होती है तो पहली बार यहां पे वर्चुअल इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज जो भी बनती है ये इरेक्ट भी बनती है और बड़ी बनती है, हमेशा ही कॉनकेव मिरर से ऐसा होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग जो है वो बिहाइंड, अब देखो हमने जब डिटेल लेक्चर पढ़ाया है तो एक एक बात बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। अभी हम लोग रिवीजन के तौर पे इन बातों को जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, ठीक है बेटा। तो आप इन चीजों को कुल मिलाकर के अगर ध्यान रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ये उनकी वन शॉट में सारी लोकेशन हमने दे दिया, आप इसको देख सकते हैं, जो कुछ भी हमने पीछे पॉइंट वाइज डिस्कस किए हैं ये वही है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि कहां पे ऑब्जेक्ट, कैसी इमेज वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि यूसेज क्या है कॉनकेव मिरर के। तो कॉनकेव मिरर का यूज बेटा क्या होता है, सेविंग मिरर के तौर पर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, सेविंग मिरर के तौर पर हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट केस जो होती है ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो मैग्नीफाइड भी बनता है, इरेक्ट भी बनता है और साथ में वर्चुअल होता है। तो ये वही वाली केस है, लास्ट वाली केस, जिसमें कॉनकेव मिरर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डेंटिस्ट जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं मैग्नीफाइड कर करके ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जो हमारे टीथ वगैरह होते हैं उन्हें मैग्नीफाइड कर करके देखने के लिए जो डेंटिस्ट हैं वो कॉनकेव मिरर का जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल्स के रिफ्लेक्टर्स होते हैं या कोई भी टॉर्च के जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, रिफ्लेक्टर आप देखिए इस तरीके से बने होते हैं जो, तो कॉनकेव शेप के ही बनाए जाते हैं। तो ये होता है अपना रिफ्लेक्टर, वो भी कॉनकेव शेप के ही होते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स जो होते हैं हेड मिरर्स जो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, हेड मिरर्स जो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो वो क्या होता है बेटा, वो भी कॉनकेव मिरर ही होता है, वो भी कॉनकेव मिरर ही होता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। और ये डिश एंटेना वगैरह जो होते हैं उन पे जो रिफ्लेक्टर लगे होते हैं वो भी कॉनकेव शेप के ही होते हैं, कुछ इस तरीके से, ताकि सिग्नल आए और एक ही जगह जाकर के वो क्या कर दे, कन्वर्ज कर दे, बिकॉज ये कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लीजिए, तो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होती है बेटा, दो ही केस बनती है इसमें। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई कॉन्वेक्स मिरर हमने लिया,
ये हमने कोई कॉन्वेक्स मिरर लिया। अब ध्यान देने की बात है कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे पड़ेगा, फोकस भी पीछे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जिस स्फीयर का पार्ट था, वो स्फीयर तो ऐसे बनेगा ना, तो उस स्फीयर का सेंटर इधर पड़ेगा, फोकस भी इधर पड़ेगा। बात समझ में आई? तो अब जो है जब इस पे लाइट रेज फॉल करती है सामने से, उधर से कोई ऑब्जेक्ट रखा इंफिनिटी पे, वहां से लाइट रे आएंगी, सबको पता है ये लाइट रे फोकस पे जाकर के मिलने वाली है। बट फोकस पे ये वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि फोकस तो पीछे है। कुछ इस तरीके से रियलिटी में रिफ्लेक्ट होकर आगे जाएंगी, पीछे तुम एक्सटेंड करोगे तो लाइट रे यहां पे जाएंगी। तो ये इंटरसेक्शन यहां पे हो रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का, तो ये क्या है? वर्चुअल इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी इमेज फोकस पे बनने वाली है, बट वर्चुअल डिमिनिश्ड बनने वाली है, छोटी बनने वाली है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही छोटी इमेज बनाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एट फोकस इमेज बनने वाली है। नेचर ऑफ द इमेज कैसी है? वर्चुअल, साथ में इरेक्ट भी है एंड हाईली डिमिनिश्ड भी है। सेकंड केस पे आ जाइए कि अगर हम लोग पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट को रख दें तब क्या होगा। तो ये देखिए पैरेलल राइज रे फोकस से होकर के जाएगी, पीछे रिफ्लेक्ट करोगे ऐसे, पीछे बढ़ाओगे तो फोकस पे जाएगी। दूसरी कोई लाइट रे गिरा लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली सीधी चली जाएगी, इमेज बनेगी कहीं यहां पे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये छोटी बन रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो भी इमेज बनाता है ये वर्चुअल बनाता है और हमेशा ही छोटी बनाता है। कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाता है लास्ट केस में, बट याद करिए वो बड़ी इमेज बनाता है। ये दोनों में डिफरेंस है। बात समझ में आई? बाकी सारी बातें तो अलग हो गई। तो ये इसकी रिलेशंस वगैरह, नेचर वगैरह हो गया, पोजीशन वगैरह हो गया, आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूसेज। तो सिक्योरिटी पर्पस से बहुत सारी दुकानों में ये यूज किया जाता है, शॉप वगैरह में, जिससे कि इसकी जो फील्ड ऑफ व्यू होती है ज्यादा होती है। तो इसको लगा देने से क्या होता है कि बहुत सारा ज्यादा एरिया को हम एक साथ देख पाते हैं, कुछ इस तरीके से। तो सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वाई कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। कार में रियर व्यू मिरर के तौर पे कॉन्वेक्स मिरर को इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है। देखो यहां पे अगर ये देखा जाए तो कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर पे देखिए ज्यादा दूर से लाइट रे आकर के और इस ऑब्जर्वर की आंखों पे चली जाएगी। जबकि तुम प्लेन मिरर अगर इसकी जगह पे इस्तेमाल करोगे तो इसमें लाइट रेज रिलेटिवली कम जगह से, तो इसकी फील्ड ऑफ व्यू कम है, इसकी फील्ड ऑफ व्यू कम है, इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है, क्योंकि कर्व होने से लाइट रेज ज्यादा एरिया से आ सकती हैं इसको, और वो हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को बहुत आसानी से। तो इसीलिए सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, रियर व्यू मिरर के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है, पीछे की बहुत सारी एरिया हमको दिखाई दे जाएगी। प्लेन मिरर बनाओगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, वाई इज कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल? तो मैंने आपको आंसर कर दिया, ये वही बातें हमने लिख रखी है। दो वजह होती हैं, एक तो कॉनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज इन द व्हीकल। कॉनकेव मिरर नहीं यूज कर सकते, क्यों? क्योंकि उसमें इन्वर्टेड और इरेक्ट दोनों इमेज बनती है। और प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू कम होता है। तो अल्टीमेटली फिट बैठता है अपने जरूरत के हिसाब से कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? कॉनकेव मिरर क्यों नहीं यूज किया जाता? कैन नॉट बी यूज इन द व्हीकल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस इन्वर्टेड इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब दूर होगी तो वो इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, पास आएगी तब इरेक्ट इमेज बनाएगा। अब तुमको पीछे जो है वो ये कार रियर व्यू मिरर में उल्टा नजर आएगी, तो क्या मतलब है इस बात का? कॉनकेव मिरर नहीं इस्तेमाल कर सकते और प्लेन मिरर नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो हमने पीछे आपको बता ही दिया। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। दिस मिरर में बी, आपकी जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट बनेगी। ये मिरर कौन सा हो सकता है बेटा? याद करो, कॉनकेव तो नहीं हो सकता। कॉनकेव तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कॉनकेव में प्लेन मिरर बिल्कुल हो सकता है, कॉनकेव नहीं हो सकता, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, मतलब ये दोनों हो सकते हैं। बात समझ में आई? वजह आप समझ लेते हैं, देखिए यहां पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऐसे देखिए, प्लेन मिरर में आप आगे पीछे होइएगा तो भी इरेक्ट इमेज ही बनेगी। कॉनकेव मिरर में ऐसा नहीं है। कॉनकेव मिरर में दूर रहोगे इन्वर्टेड इमेज बनेगी, पास जाओगे तो इरेक्ट इमेज बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही इरेक्ट इमेज बनती है। तो आइदर प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमको लेना पड़ेगा, जो बात पीछे मैंने बोली थी उसके लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर produces erect image of the distant object and its field of view is also very large. That is why in rear view mirror we use convex mirror. ठीक है, इन दो वजहों की वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बोथ प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेज। ठीक है, अब आ जाइए डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अभी हमने तुमको सारी बातें बता दी है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स का डिफरेंस अगर एक जगह तुम नोट करना चाहो तो इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द आउटर सरफेस ऑफ द पार्ट ऑफ द हॉलो सरफेस, सो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम बेंट इन सरफेस। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन होता है वो कहां से, कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन कहां से होता है बताइए? बेंट आउट सरफेस, ये सामने वाले सरफेस से होता है। और यहां पे रिफ्लेक्शन कैसे होता है? बेंट इन सरफेस से होता है, जो सरफेस अंदर की तरफ दबा हुआ है उससे रिफ्लेक्शन होता है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। ठीक है बेटा, अब जो है हम दूसरे डिफरेंस की तरफ चलें तो इट कन्वर्जेस द लाइट रेज इंसिडेंट ऑन आफ्टर रिफ्लेक्शन।
मतलब जो लाइट रेज आती हैं उसको कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, पीछे हमने सिखा रखा था। द इमेज फॉर्म बाय इट इज रियल एज वेल एज वर्चुअल बोथ। वर्चुअल भी इमेज बनती है, लास्ट केस में याद करिए टोटल 6 केसेस थी, आखिरी केस में वर्चुअल इमेज, वहां पे हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, मैं अब तुमको बता रहा हूं। जैसे लाइक वर्चुअल जो हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर जो होता है वो उसकी वर्चुअल इमेज हमेशा बड़ी बनती है, कॉन्वेक्स मिरर की वर्चुअल इमेज हमेशा छोटी बनती है। बात समझ में आई? ठीक है, अब आ जाइए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जैसे बेटा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की क्या जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूं कि एक मिरर है और उस मिरर की फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, बताइए वो मिरर कौन सा है, तो आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जो मिरर होता है, अगर ये मिरर है और ये मिरर है, तो इनकी फोकल लेंथ दोनों की, एक की फ्रंट में पड़ती है, एक की बैक में पड़ती है। तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि 20 सेंटीमीटर फ्रंट या 20 सेंटीमीटर बैक, तब जाकर के हम कंप्लीट बता पाएंगे कि मिरर कौन सा है। अब इक्वेशंस लिखते समय हम फ्रंट बैक तो यूज करेंगे नहीं, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल किया। कि साइन कन्वेंशन इस्तेमाल कर लेने से क्या होगा कि क्लियर हो जाया करेगा कि हम फ्रंट की बात कर रहे हैं कि बैक की बात कर रहे हैं। और ये कन्वेंशन से मतलब ये रूल नहीं है, हम लोगों ने जानबूझ करके कुछ तरीके अडॉप्ट कर लिए कि ठीक है सभी लोग ऐसा बोलेंगे तो ऐसा समझेंगे, राइट। तो हम लोगों ने जो कन्वेंशंस के तरीके, अच्छा दूसरी वजह क्या है, साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करने से एक ही फार्मूला जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसे हम मिरर फार्मूला बोलते हैं, या लेंस में जाओगे तो लेंस फार्मूला बोलते हैं, हर जगह पे काम आएगा। अदरवाइज हर एक केस के लिए अलग अलग फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो ये दो वजह होती है जिसकी वजह से हमें साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ती है। तो साइन कन्वेंशन में कुछ नई चीज नहीं है, आपको सिंपल, बहुत सिंपल वे में मैं बताऊं, बहुत सिंपल वे में, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो जैसा आपने कार्टेशियन कन्वेंशन समझ रखा है पहले से कि भाई ये ओरिजिन होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन, इसके आगे प्लस मानते हो, इसके पीछे माइनस मानते हो, ऊपर प्लस मानते हो, नीचे माइनस मानते हो, बस ऐसा ही यहाँ पे भी करना है। बस एक चीज ध्यान रखना है कि जिसे तुम यहाँ ओरिजिन लेते थे, यहाँ पे तुम मिरर का पोल एज ओरिजिन कंसिडर करने वाले हो। मिरर का पोल जो होगा उसको आप ओरिजिन कंसीडर करने वाले हो, और यहां से आगे की तरफ पॉजिटिव, पीछे की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ की हाइट पॉजिटिव और नीचे की तरफ की हाइट क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। अगर ये पूरा सिस्टम रोटेट कर जाएगा तो आप उसी हिसाब से सारे डायरेक्शंस भी रोटेट कर देंगे। इस तरीके से ये चीज हर जगह पे आपको काम आएगी। ठीक है, तो कुछ भी साइन कन्वेंशन में अलग नहीं है। जैसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ आप डील करते थे कार्टेशियन प्लेन में, वैसा ही यहां पे भी साइन कन्वेंशन के साथ आप डील करने वाले हैं। बस पोल को ओरिजिन के तौर पे फिट करना है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव और फ्रंट ऑफ द मिरर नेगेटिव, और कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इसी तरीके से अपने लोगों को लेकर के चलना है, ऊपर होगा तो प्लस और नीचे होगा तो माइनस। ठीक है बेटा, तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में कुछ भी नया नहीं है। अब हम लोग जो है वो अगली बात कर लेते हैं, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जैसे ये मिरर है, फोकल लेंथ की डेफिनेशन होती है कि पैरेलल लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जहां पे कट करती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, उसी को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, फोकस। तो ये पैरेलल लाइट रेज कहां पे रिफ्लेक्ट होकर के कट कर रही है, यहां पे, तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, फोकस। इसको क्या बोला जा रहा है, फोकस बोला जा रहा है। अब इसकी फोकस देखो तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर पड़ी, नेगेटिव साइड की तरफ पड़ी, इसलिए इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव। और वहीं पे तुम कॉन्वेक्स का जब देखोगे तो पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएंगी और पीछे बढ़ाने के बाद यहां मीट करेंगी, तो इसकी फोकल लेंथ बेटा ये बनेगी, और इसकी फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव, क्योंकि वो फ्रंट पे जा रही है, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। इसको ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव। मिरर फार्मूला क्या होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन और फोकल लेंथ के बीच में जो फार्मूला रिलेशन देता है उसे कहते हैं मिरर फार्मूला। यू बोलते हैं ऑब्जेक्ट के पोजीशन के लिए, V बोलते हैं इमेज के पोजीशन के लिए, और F किसको बोलते हैं, फोकल लेंथ के लिए। V मतलब इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ये सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर होती हैं। ठीक है, तो यहां पे इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, कुछ ये रिलेशन होता है, 1/v + 1/u = 1/f। ये क्लास 12th में प्रूव करके दिखाया जाता है, यहां पे आपको डायरेक्टली इस्तेमाल करना है। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि इन फार्मूलों को जब इस्तेमाल करते हैं तो साइन के साथ इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक फार्मूला हर मिरर के केस में काम कर सकता है अगर आप इनको साइन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो। ठीक है बेटा, तो साइन के साथ इस्तेमाल करना है, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, और वैसे ही साइन रखना है जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। अब अगली टर्म आती है मैग्निफिकेशन। नाम से ही लग रहा है मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई करने की टेंडेंसी। कैसे पता चलेगा, इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड करिए, जो रिजल्ट आएगा वो मैग्निफिकेशन है। यानी मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो होती है, साइन के साथ रखेंगे तो मैग्निफिकेशन का भी अपना एक साइन आता है। एक और तरीके से ये मैग्निफिकेशन लिखा जाता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो होता ही है, ये इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से भी निकाला जाता है, तो v/u भी होता है, बट माइनस लगा के होता है। जब हम इसकी प्रूविंग कर रहे होते हैं तो बेसिकली
सिमिलर ट्रायंगल बनती हैं और सिमिलर ट्रायंगल से ये रिजल्ट निकल करके आ जाता है। तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं, आपको ये मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले हैं जिनको ध्यान रखना है, एक प्लस एक माइनस, दोनों में से एक प्लस एक माइनस तो इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन से कुल मिलाकर के नेचर ऑफ इमेज हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करके, और इस फार्मूले का इस्तेमाल करके मैग्निफिकेशन जो भी आएगा उससे हम नेचर ऑफ इमेज भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब मिरर फार्मूला को अगर हम लोग जो है वो एक बार फिर से देख लें, यहां पे रिवीजन के तौर पे हमने उसको लिया, ठीक है, और मैग्निफिकेशन का भी फार्मूला हमने लिख दिया, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी पीछे बताया, और माइनस वी बाई यू भी होता है। तो ये है हमारे पास सारे फार्मूले जो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगे मिरर के सवालों में, ठीक है। तो आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक जगह हमने सारे फार्मूले आपके लिए बना रखे हैं। बाकी आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां तक बेटा हमने कवर किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ वी हैव टू डिस्कस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? लाइट जब किसी एक मीडियम से जाए, मीडियम से मतलब है यहाँ पे एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो चलते चलते दूसरे मीडियम में क्रॉस कर जाए, ठीक है, वापस नहीं आए, तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन जब भी होता है तो लाइट बेंड करती है, तो उसी बेंडिंग को ही रिफ्रैक्शन कहा जाता है। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पे एक ऊपर मीडियम है, रेयर मीडियम, नीचे है डेंसर मीडियम, जैसे ये ऊपर एयर मान सकते हो, नीचे ग्लास मान सकते हो। लाइट अगर कोई ऑब्लिक लाइट ऐसे आए तो जैसे ही बाउंड्री पे आती है तो ये बेंड कर जाती है, तो इसी बेंडिंग को ही क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नॉर्मल बनाएंगे इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, यहां पे ये कहलाएगा इंसिडेंट एंगल, और इसे क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड एंगल, बिकॉज ये एंगल नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं, ठीक है बेटा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहां पे होते हैं, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दो लॉ यहां पे बनाए गए हैं। पहला तो यही है कि इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड लाइट तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। और दूसरा होता है बेटा स्नेल्स लॉ के नाम से उसे जानते हैं, और स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टेड एंगल का जो साइन बनता है, यानी साइन आई और डिवाइड बाई साइन आर, ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। एक पर्टिकुलर कलर की लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है, तो चाहे आप जिस इंसिडेंट एंगल पे लाइट को गिराओ, रिफ्रैक्टेड एंगल अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि साइन आई और साइन आर की रेशियो क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या होता है? तो ये कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जैसे हर एक मीडियम की डेंसिटी होती है, वैसे ही हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो ये डिसाइड करता है कि लाइट उस मीडियम में कितना तेज चलने वाली है। लाइट की स्पीड डिसाइड करता है, उसे एन या म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, एन या म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको चाहिए, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप चाहिए, तो लाइट की स्पीड जो एयर में होती है और उस मीडियम में जो होती है उसको डिवाइड कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप यहां पे सी लिख लीजिए, नीचे उस मीडियम में लाइट की स्पीड रख लीजिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको चाहिए, डिवाइड कर दीजिए, जो रिजल्ट आता है वही उस मीडियम का क्या कहलाता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इसलिए अगर हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि नीचे सी आएगा, ऊपर सी कट जाएगा। किसी और मीडियम में लाइट की स्पीड बिकॉज कम होती है लाइट एयर की स्पीड से, एयर में जो स्पीड होती है लाइट की उससे कम स्पीड आती है दूसरे किसी मीडियम में, यानी v कम होता है c से, इसलिए किसी दूसरे मीडियम के लिए n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है बेटा। तो ये सारी बातें स्नेल्स लॉ के नाम से हम इस लॉ को जानते हैं, साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट। इसी को सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से भी अपन लोग जानते हैं, साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी जिसमें गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखिए, जिसमें से लाइट आई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखिए, उसके बराबर होता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ लें, अब लेंस के बारे में बात करते हैं। तो लेंस कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ग्लास के बने होते हैं। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस व्हिच इज यूज्ड टू बेंड द लाइट रेज इन कंट्रोल्ड मैनर। लाइट को अगर आपको कंट्रोल्ड मैनर में मोड़ना है, जैसा जितना चाहो उतना मोड़ना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? लेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। दो ट्रांसपेरेंट सरफेसेस से मिलकर के बना होता है, अक्सर ग्लास का बना होता है। तो ये एक लेंस है, क्योंकि दोनों तरफ से ये बाहर की तरफ निकला हुआ लेंस है, तो इसको ही अपन लोग क्या बोलते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे और भी लेंसेस होते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, देखिए ये प्लेन है, ये कॉन्वेक्स है, तो इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और भी तरह के लेंसेस हो सकते हैं, ये दोनों तरफ से कॉनकेव नजर आ रहा है तो इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स या बाई कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो ऐसे करके लेंसेस होते हैं। मेनली दो तरह के लेंस अपने को समझने हैं, एक कन्वर्जिंग और दूसरा डाइवर्जिंग लेंस अपने को समझना है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस जो होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है,
जो इस तरीके से दिख रहा है। डाइवर्जिंग लेंस जो होता है वो बेटा कॉनकेव लेंस होता है। इस पे लाइट रेज जब पड़ती है ना वो एक जगह ले जाकर के मिला देता है, ऐसे लाइट रेज को मिला देता है। इसके पीछे की वजह क्या है, लाइट रेज को मिलाने के पीछे की वजह क्या है? अगेन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ही वो वजह है जिसकी वजह से ऐसा होता है। कुछ भी अनसुलझा सा नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में थोड़ी चीजें कम है, बाकी तुम क्लास 12th में जाते हो तो बहुत डिटेल में सीखने को मिलता है। तो डोंट वरी, आप अभी अपने एग्जाम पे फोकस करिए। जितना भी फैक्ट बताया जा रहा है एग्जाम ओरिएंटेड बस वही है, बाकी इसमें बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं अभी। बाकी हम लोगों ने जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रखा है, डिटेल डिस्कशन किया है, उसमें आप वहां जा सकते हैं और फिर से आपको दोबारा पढ़ने का मौका क्लास 12th में मिलता है ऑप्टिक्स के अंदर। फिलहाल के लिए इसे बोलते हैं फोकस, और ये क्या होता है बेटा? रियल फोकस। रियल फोकस, क्योंकि लाइट रेज रियलिटी में वहां पे जाकर के कट कर रही है। इसमें जब जाओगे तो लाइट रेज ऐसे जाएंगी, बाहर की तरफ निकल जाएंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी। अब कहां मिली आगे जाकर के? पैरेलल लाइट रेज कहां जाकर के मीट करती हैं, वही तो फोकस होता है। आगे तो मीट करेंगे नहीं, अब तुम्हें पीछे एक्सटेंड करके इमेजिन करना पड़ेगा, तो यहां पे आकर के मीट कर रही हैं, एंड दिस इज वर्चुअल इंटरसेक्शन। तो इसलिए ये वर्चुअल फोकस होता है। तो कॉनकेव लेंस जो होता है ये वर्चुअल फोकस रखता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है बेटा रियल फोकस रखता है। तो इस तरीके से कन्वर्जिंग ये लेंस हो गया, वो वाला डाइवर्जिंग लेंस हो गया। आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, ठीक है, बात उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, वो केव जैसे दिख रहा है तो कॉनकेव है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगली बात की बातचीत करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो यहां पे आप देख लीजिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बीच में अगर हम लोग कुछ टेबल वगैरह बना करके समझने की कोशिश करें। सबसे पहला, अ लेंस विच हैज टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। जैसा सेफ है उसी का डिस्क्रिप्शन है। यहां पे आप देख सकते हैं, इसका ये डायग्राम दे रखा है, दोनों तरफ से कर्व्ड आउटवर्ड है। ये इधर भी बाहर की तरफ निकला है, इधर भी बाहर की तरफ निकला है। ठीक, यहां पे जब आप जाओगे तो इसमें इनवर्ट हो जाएगा, वही चीज आप इसको देख सकते हैं। ठीक, सेकंड पे आ जाइए। सेकंड इसका डिफरेंस क्या है? इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, अभी पीछे दिखाया था। ठीक है, कन्वर्ज करता है लाइट रेज को ले जाकर के एक ही जगह पे। वहां पे क्या होगा बेटा? डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा, ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है बाहर की तरफ ले जाकर के। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे अगले पॉइंट की तरफ बात करें, इट फॉर्म्स रियल इमेज, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो रियल इमेज बनाएगा, क्योंकि लाइट रेज जो भी जाएंगी वो जाकर के बिल्कुल रियली में इंटरसेक्ट कर जाएंगी। यहां पे क्या होगा? वर्चुअल इमेज ये फॉर्म कर रहा होगा, क्योंकि लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, वर्चुअल फोकस इसका होगा, वहां रियल फोकस होगा। ठीक है, आगे बात कर लें। यहां पे इसका फोकस कैसा होगा? रियल। यहां पे इसका फोकस कैसा होगा? वर्चुअल। अब डायग्राम देख सकते हो, वर्चुअल फोकस पीछे हमने बता रखा है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, इट इज थिक इन द सेंटर एंड द थिन एट द एजेस। कुछ भी नया नहीं है, ये सब कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हो, थिन है, सेंटर पे थिक है और एंड्स पे जाने के बाद ये थिन बना दिया गया, और वहां पे जस्ट उल्टा हो जाता है। तो आप इन पॉइंट्स को देख सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कुछ कॉमन टर्म्स, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल ऑप्टिकल सेंटर वगैरह वगैरह, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये है हमारे पास दो स्फेयर्स, ये देखो दो ग्लास की स्फेयर्स लिया, दोनों को एक इधर से कट किया, एक इधर से कट किया, इतना पोर्शन क्या बना दिया? कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो ध्यान से, इसका सेंटर इधर पड़ता है और इसका सेंटर उधर पड़ता है, तो इसका मतलब ये जो लेंस होता है, ये वाला लेंस, इसके दो सेंटर होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर होता है। ऐसे ही कॉन्वेक्स सरफेस, कॉनकेव लेंस जब तुम बनाओगे, ये जब तुम कॉनकेव लेंस बनाओगे तो यहां पे भी देखो बेटा, इस सरफेस का सेंटर किधर पड़ रहा है? इधर। इस सरफेस का सेंटर पड़ रहा है इधर, तो यहां पे भी दो सेंटर होते हैं, मतलब लेंसेस में दो सेंटर होते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये उसकी डेफिनेशन है। सेंटर ऑफ द स्फीयर्स फॉर विच लेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो सेंटर होते हैं इसके। अब हम लोग बात करते हैं, किसी भी लेंस में दो सरफेस होंगे, उसमें कुछ नई बात नहीं है। अब जो है अगले पॉइंट की तरफ अगर मूव करें, तो जो हमारे पास दोनों स्फीयर्स हैं उनकी रेडियस भी कुछ होंगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेडियाई ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर, रेडियाई ऑफ द स्फीयर्स यूज्ड टू फॉर्म अ लेंस इज कॉल्ड रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 ऑफ द लेंसेस। इन स्फीयर्स, जिन स्फीयर से हमने लेंसेस को बनाए हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? रेडियाई ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ लें। अब उसके बाद डिफरेंट तरह के लेंस हो सकते हैं, आप देख सकते हैं, और ये सब जो है वो लेंसेस के टाइप्स में ही आता है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब जो है आगे बढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। दोनों सेंटर से पास होती हुई जो इमेजिनरी लाइन होती है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से जाने वाली लाइट रेज बिना डेविएट करे सीधा निकल जाती है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर पे अगर हम चलेंगे, ये बीच वाला पॉइंट, यहां से जाने वाली लाइट रेज क्या होगी? अनडेविएटेड चली जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर की ये डेफिनेशन होती है। ठीक है,
ऑप्टिकल सेंटर की ये डेफिनेशन होती है। ये लाइट रेज तो सारी जाकर के फोकस पे जाएंगी, मगर ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जहां से जाने वाली लाइट रेज बिना डेविएट होते हुए सीधे निकल जाती हैं। द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द लाइट रे पासेस विदाउट डेविएशन, राइट। तो लाइट रेज बिना डेविएट करे जब पास हो जाती हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उसी को प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस, लाइट रेज पैरेलल ले आइए, इस साइड पड़ेगा, ये देखिए इस साइड पड़ेगा। कॉन्केव लेंस का उस साइड पड़ेगा, तो वो जो हमने पीछे डिस्कस किया था वही प्रिंसिपल फोकस है, आप इनको देख सकते हैं। इसका इधर मतलब कॉन्वेक्स लेंस है तो लाइट जिधर से ले जाओगे अगले तरफ इसका क्या बनने वाला है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और जो हम न्यूमेरिकल करते हैं ना सॉल्व, उसमें प्रिंसिपल फोकस को ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइट रेज जो आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसी को क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों का प्रिंसिपल फोकस आप देख सकते हैं। यहां पे लाइट इधर से आई तो उधर ही पड़ेगा लाइट रेज का इंटरसेक्शन, इसलिए प्रिंसिपल फोकस इसका यहीं पे पड़ेगा। ये है इसका प्रिंसिपल फोकस, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो इसको आप देख सकते हैं। अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ लेते हैं, और ये दिख रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है, रियल होता है, और कॉन्केव का क्या होता है बेटा, वर्चुअल होता है। ये हमने पीछे भी तुमको डिस्कस कर लिया है, उसमें कुछ नया नहीं है। फोकल लेंथ क्या होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो लेंथ होती है उसी को फोकल लेंथ कहा जाता है। एक की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, एक की नेगेटिव होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से लाइट रेज आई तो इसकी फोकल लेंथ यहां पड़ेगी, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। लाइट रेज इधर से आई, इधर ही जाकर के इमिट कर गई, तो ये वाली लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। ये वाली लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। अब ध्यान देना, मैं इधर यहां पे नेगेटिव बोला हूं और यहां पे पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि लाइट अब यहां से आ रही है, पूरा सिस्टम रोटेट कर दिया ना, पीछे अभी बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव फोकल लेंथ और नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, ये आपको पहले से आना चाहिए। चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं, और ये सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम, रे डायग्राम बनाने के क्या रूल्स हैं। लेंसेज के केस में सेम वही रूल है जो पीछे हमने डिस्कस किया था, उसमें कुछ नया ही नहीं है। पैरेलल लाइट रेज फोकस से होके जाती है प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें कि अगर इंसिडेंट लाइट रेज फोकस से हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। और तीसरी बात जो है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रेज बिना डेविएट करे सीधा निकल जाती है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप रे डायग्राम बनाते हैं। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन जब तुम देखोगे बेटा, तो ये इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस से। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, क्योंकि पैरेलल लाइट रेज फोकस पे कट कर जाएंगी। रियल होगी और साथ में डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज की होगी, और इन्वर्टेड भी होगी। तो ये हो गया हमारे पास पहली केस, ठीक है। दूसरी केस में अगर आ जाइए, फोकस पे अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट रखी हुई है, फोकस पे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज क्या हो जाती है, पैरेलल टू ईच अदर हो जाती हैं। पैरेलल टू ईच अदर यानी कि इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे, बिकॉज आगे जाकर के कहीं पे भी कट नहीं करने वाली है। बहुत ही बड़ी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है। उसके बाद से बिटवीन F1 और F2F1 मतलब सेंटर, ये 2F1 का मतलब क्या है, सेंटर, यानी सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो बेटा यहां पे देख सकते हो रे डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। बियॉन्ड 2F और लार्ज इमेज बनेगी, इन्वर्टेड भी होगी, रियल भी होगी, ठीक है। अब 2F1 पे ही यानी सेंटर पे ही रख दोगे, सेम साइज की बनेगी। सेंटर पे ही रख दोगे तो क्या होगा, सेम साइज का बनेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट केस हो जाती है क्योंकि यहां सेम साइज का बन रहा होता है। स्मॉलर बनेगी, यहां पे क्या होगा, अगर हम लोग 2F1 बियॉन्ड 2F1 लिखा है, सॉरी यहां पे बियॉन्ड 2F1 लिखा है, तो बियॉन्ड 2F1 अगर लिखा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो इमेज जो बनेगी बिटवीन F यानी सेकेंड वाला फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी, ठीक है। और छोटी भी बनेगी, आप देख सकते हो छोटी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड भी होगी इमेज। और अगर अब ये वाली केस है जिसमें हमने एग्जैक्टली सेंटर पे रख दिया, तो अगर एग्जैक्टली सेंटर पे रख दोगे बेटा तो इमेज सेम साइज की बनेगी यहाँ पे, तो बिल्कुल सेंटर पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। और बिटवीन F एंड O अगर हम रख देंगे, यानी ये फिर से यहाँ पे अगेन ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, बड़ी बनाएगा, ठीक है, वर्चुअल और बड़ी इमेज बनाएगा। ये मिरर में भी है, लेंस में भी है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव मिरर दोनों में ये चीज है, ठीक है बेटा। तो पहली बार हो रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है, बाकी सब में रियल इमेज बनाया था, बड़ी भी बना रहा है ये इमेज, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है। अब बात करते हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस के क्या यूजेज होते हैं, तो देख सकते हैं माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड स्लाइड प्रोजेक्टर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस में माइक्रोस्कोप वगैरह में इस्तेमाल किया गया। मेकिंग सिंपल कैमरास, इनमें भी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैग्नीफाइंग लेंस बाई वॉच मेकर, मतलब चीज़ों को बड़ा देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खासतौर से लास्ट सिचुएशन जो होती है उसमें बड़ी दिखाता है ना ये, तो उसी चीज़ को यूज़ कर लिया जाता है जब पास में रख लेते हैं।
यूजेज इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिलेबस में हाइपरमेट्रोपिया मेट्रोपिया वगैरह नहीं है अभी, तो उसमें कोई डिस्कस करने की बात नहीं है, वो अगले चैप्टर में तुमको देखने को मिलता है, ठीक है, जो ह्यूमन आई वाला चैप्टर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। तो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए अपने को ये वाला लेंस लगाने की जरूरत पड़ती है। अब इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं। तो कॉनकेव लेंस में हम लोग जो है बात जब करेंगे कॉनकेव लेंस में, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी तो फिर से वही बात, फोकस पे इमेज बनेगी और वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। आप देख सकते हैं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्ट कर गई, पीछे बढ़ाने पे यहाँ पे कट कर रही हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास इमेज की पोजीशन। ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर अगर होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर होगा अगर कहीं पे भी बीच में, यहां से लेकर के वहां तक, तो जो इसकी इमेज होगी वो देखिए, यहां पे ऑब्जेक्ट है, पैरेलल लाइट रेज ले जाइए, फोकस से होकर के जाएगी, देखिए पैरेलल लाइट रेज कहां से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, पीछे बढ़ाना पड़ेगा अपने को, और उसके बाद पैरेलल लाइट रेज जब जाएगी तो फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। यहां पे जो है बेटा जस्ट अ मिनट, पैरेलल लाइट रेज जो होगी वो फोकस से होकर के जाएगी, उसके बाद 1 मिनट की टाइम दीजिएगा, ओके जस्ट अ मिनट। पैरेलल लाइट रेज बेटा फोकस से होकर के जाएगी इसमें, ये हम लोगों ने पहली केस डिस्कस कर लिया था जिसमें फोकस पे बन गई थी इमेज। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगी, लाइट रेज पैरेलल गई, रिफ्रैक्ट करेगी, बाहर निकल जाएगी, बट पीछे बढ़ाओगे तो फोकस पे जाएगी, ठीक है, ऐसे। और दूसरी कोई लाइट रेज तुम निकाल सकते हो ऑप्टिकल सेंटर से, वो सीधी चली जाएगी, तो दोनों का इंटरसेक्शन कहां हुआ, यहां पे, तो ये बनेगी इमेज, और ये कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, स्मॉल बनेगी, ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल, तो ये उसकी पोजीशन हो गई। अब यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के क्या यूसेज हैं तो वो आप देख सकते हैं। कॉनकेव लेंस इज यूज्ड एज द आई लेंस इज गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप जो है, गैलीलियन टेलीस्कोप, इसमें हम लोगों ने जो है वो कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद ये सारा जब डिटेल लेक्चर पढ़ोगे ना तो उसमें ये बताया गया है कि ऐसा क्यों होता है, बाकी टाइम बहुत कम है तो इसलिए मैं जस्ट रिवीजन करा रहा हूं इस चीजों को। तो ये जो है वो कॉनकेव लेंस आर यूज इन द कॉम्बिनेशन विथ कॉन्वेक्स लेंस टू मेक हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह में जो है इनका कॉम्बिनेशन बना करके यूज किया जाता है। और नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन द वाइड एंगल स्पाई होल इन द डोर्स। डोर्स के अंदर आपने देखा होगा, तो इस तरीके से जो है ये कॉनकेव लेंस का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है स्पाई होल के अंदर। अब जो है हम लोग देखें तो कॉनकेव लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया। मायोपिया को जो है वो दूर करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेंस फार्मूला बेटा माइनस लग जाता है बीच में, वी और यू है ना, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, बीच में आ जाएगा माइनस। मिरर फार्मूले में क्या था प्लस, यहाँ पे बीच में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें वैसी हैं। मैग्निफिकेशन में भी थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। मैग्निफिकेशन में साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो सेम है मिरर के जैसे, बस v/u वाला जो है उसमें माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये मैग्निफिकेशन, मिरर में यहाँ पे आगे भी माइनस आता था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल जब इस्तेमाल करेंगे तो इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय साइन के साथ यूज करेंगे और साइन कन्वेंशन ठीक वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। मैग्निफिकेशन के बारे में ये सारी बातें हमने डिस्कस किया है। मैग्निफिकेशन से हम नेचर ऑफ द इमेज बता पाते हैं कि किस तरीके की इमेज बन रही है। मैग्निफिकेशन को देख करके हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आता है तो उसका क्या मतलब है, 1 से छोटा आता है तो क्या मतलब है। भाई 1 से बड़ा आएगा तो सीधी इस बात है कि इमेज बड़ी होगी, क्योंकि इमेज बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट छोटी होगी, तभी 1 से बड़ा आएगा। मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इमेज छोटी बन गई, बराबर आएगा 1 के तो बराबर लेंथ की बन गई, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। बाकी इन्वर्टेड, इरेक्ट, रियल, ये प्लस माइनस देख करके हम लोग बता पाते हैं, ठीक है। अब जो है पावर ऑफ अ लेंस आखिरी टॉपिक होती है, पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है। द पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। किसी भी लेंस पे जब लाइट रे पड़ती है तो लाइट रेज को क्या करता है, या तो कन्वर्ज करता है या तो डाइवर्ज करता है। तो डिग्री क्या है कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की, मतलब कितना ज्यादा कन्वर्ज किया या कितना ज्यादा डाइवर्ज किया, इसी को क्या बोला जाता है बेटा, पावर ऑफ द लेंस बोला जाता है, ठीक है। पावर ऑफ द लेंस बोला जाता है। तो यहां पे हम देख सकते हैं लाइट रेज ऐसे आई, यहां पे जाकर के ये कन्वर्ज करा रहा है, और यहां पे देख सकते हैं कि फोकल लेंथ ये है, राइट। अब अगर हम लोग देखें एक कोई दूसरा लेंस अगर कंसीडर करें कुछ इस तरीके से, सेम पैरेलल लाइट रे लेकर के आए तो ये पहले इंटरसेक्ट करा देगा। तो हम देख रहे हैं कि ये ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है लाइट रेज को, ये कम कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब उस वाले की पावर ज्यादा है जबकि उसकी फोकल लेंथ कम है। तो इसलिए फोकल लेंथ कम तो पावर ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ज्यादा। तो फार्मूला बन जाता है
कि P इज इक्वल टू 1/f, यानी पावर ऑफ द लेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ कहलाता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ कहलाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पावर की जो SI यूनिट होती है बेटा डायोप्टर होती है। SI यूनिट कहने का मतलब क्या है कि डायोप्टर में पावर तब आएगी जब तुम फोकल लेंथ को मीटर में रखोगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। मीटर में आपको फोकल लेंथ को रखना पड़ेगा, ठीक है। SI यूनिट इसकी डायोप्टर होती है, यानी कि आपको मीटर में जब फोकल लेंथ रखेंगे तब जाकर के ये चीज देखने को मिलेगी। बाकी वैसे ही है, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर नेगेटिव, किसके लिए पॉजिटिव किसके लिए नेगेटिव वो पीछे हमने डिस्कस किया है। तो इस तरीके से जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, अगर हम लोग बात करें कि अगर कई सारे लेंस आपस में कंबाइंड होकर के और उसके बाद यूज किए जा रहे हैं तो इक्विवेलेंट पावर क्या आएगी, आंसर है सभी का इंडिविजुअल पावर आप एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे और रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। P बराबर P1 प्लस P2, इंडिविजुअल पावर आप ऐड कर देंगे और रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इसकी पावर है +4 डायोप्टर, इसकी पावर है -10 डायोप्टर। अब सवाल है इक्विवेलेंट पावर क्या निकल करके आएगी, यानी दोनों को अगर मैं कॉन्टेक्ट में एक साथ इस्तेमाल करूं तो इक्विवेलेंट पावर क्या निकल करके आएगी, तो +4 -10 साइन के साथ आप ऐड करेंगे और रिजल्टेंट जो है -6 डायोप्टर आएगा। -6 डायोप्टर आने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम एक साथ यूज करें तो ये रिजल्टेंट लेंस जो होगा वो एज कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा होगा, यानी माइनस में आना इस बात को ये प्रूव कर रहा है। तो ठीक है, ऐसे जब आप एक साथ यूज करेंगे तो -6 डायोप्टर कॉन्केव लेंस इसको बना दे रहा होगा। और अगर n नंबर ऑफ लेंसेस हैं तो सभी को ऐड कर देंगे। इस तरीके से जो है वो जितने भी हमारे पास थ्योरेटिकल पॉइंट्स है उसको हमने कवर किया। बाकी डिटेल डिस्कशन अगर आपको चाहिए तो आप जो है वो इंडिविजुअल हर एक लेक्चर्स को, जो कि 16 या 18 लेक्चर्स हैं, आप उनके थ्रू जा सकते हैं। और वन शॉट में जब जाएंगे तो थोड़ा और चीज़ें क्लियर होती हैं, क्योंकि वही हम लोगों ने 2.5 घंटे के अंदर कर रखा है, जो अभी लगभग 30 to 45 मिनट्स के आसपास आई थिंक ये लेक्चर हुआ है अभी आपका। तो आप जो है वो जो भी आपको जिस तरीके की नीड हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। हमने इनको सारे फार्मूलों को एक साथ रिवाइज करने की जस्ट कोशिश करी है यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।